हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यानी, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस पार्ट 2। पार्ट 1 पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। वो पार्ट देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आज का वीडियो आपको समझ में आने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिएगा, जरूरी लगे तो नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो के नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है लॉमेट योर लीगल गाइड। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको हर इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी और वीडियो के नोट्स भी। एटलीस्ट हाफ एन आवर बाद या 1 आवर बाद वीडियो अपलोड होने के नोट्स मैं वहां पर अपलोड कर देती हूँ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल पोस्टुलेट्स ऑफ जस्टिस। एक तरीके से पोस्टुलेट को प्रिंसिपल कह सकते हो, राइट। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। जस्टिस के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिन पर जस्टिस एक तरीके से बेस्ड है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। इन्हें आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो, राइट। यूनिवर्सल एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस। तो वैसे तो जस्टिस यार चीफली डिपेंड करता है लोग एक इंडिविजुअल के बिलीफ पर, कुछ कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है। एक इंडिविजुअल की सोच पर डिपेंड करता है, उसकी रैशनैलिटी पर डिपेंड करता है जस्टिस। लेकिन इसके बावजूद कुछ जनरल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक ये तो हमने एक तरीके से इंडिविजुअल की बात कर ली ना। जस्टिस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। मेरा जो सेंस है जस्टिस के बारे में वो शायद दूसरा हो, आपका सोचना जस्टिस के बारे में शायद कुछ और हो, है ना। तो सब लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरीके से जो लोग जस्टिस के बारे में सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ जनरल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन पर जस्टिस बेस्ड रहता है। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स रहते हैं जिन पर जस्टिस बेस्ड रहता है। उन जनरल प्रिंसिपल्स की आज हम बात करने वाले हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है जस्टिस का? ट्रूथ, सच, राइट। ट्रूथ इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। फैक्ट्स कितने ऑथेंटिक है, जब हम किसी केस के बारे में बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स कितने ऑथेंटिक है, फैक्ट्स कितने रियल हैं, कितने सच हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें किसी पार्टी को जस्टिस दिलाना है तो, ठीक है। द ऑथेंटिसिटी ऑफ फैक्ट्स हैज स्पेसिफिकली एन इंपॉर्टेंट प्लेस। क्यों उनकी वो चीज जरूरी होती? बिकॉज अगर फैक्ट्स ही गलत है तो उस पार्टी को जस्टिस कहां से मिलेगा, राइट। वो झूठ के बेसिस पे आया है हमारे पास। इसलिए फैक्ट्स का ऑथेंटिक होना, रियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रुथ को बचाना, एक तरीके से सच को प्रोटेक्ट करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जस्टिस की। सेकेंड पॉइंट में हमने बात की है इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में, राइट। जितने भी लोग हैं, चाहे उन्हें सेक्स के बेसिस पर, क्रीड के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, बिकॉज सभी लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, राइट। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए लॉ के सामने, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। अगर हम किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं लॉ के सामने, राइट, कोई इक्वल नहीं है, कोई स्पेशल है लॉ से ज्यादा, तो वो जस्टिस के खिलाफ है। इट इज अनजस्ट, इट इज लीगली इम्प्रॉपर। अगर हम किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, अगर वो रेस्ट्रिक्शन सही है, लिमिटेड है, उसका रीजन है कि हाँ इस रीजन की वजह से हमने इंडिविजुअल की फ्रीडम को कर्टेल किया है या उसकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया है, तब तो सही है। लेकिन बिना किसी रीजन की वजह से रेस्ट्रिक्शंस लगाना इज अगेंस्ट लॉ, इज अगेंस्ट जस्टिस, राइट। किसी भी तरीके का अगर रेस्ट्रिक्शन हम लगा रहे हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम पर, किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन, तो हमारे पास एक प्रॉपर रीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ इस रीजन की वजह से हमने इंडिविजुअल को स्टॉप किया है, उसकी फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है। अगर वो रीजन नहीं है हमारे पास तो वो इंडिविजुअल कोर्ट जाएगा और उसे 100% जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी इंडिविजुअल को फोर्स किया गया है, ठीक है, कोअर्शन का यूज किया गया, कोअर्शन का मतलब होता है फोर्स बेसिकली, ठीक है, कोअर्शन का मतलब होता है फोर्स। तो कोअर्सिव मेथड यहां लिखा है तो उसका मतलब क्या हुआ? एनी फोर्सफुल मेथड, ठीक है, एनी फोर्सफुल मेथड। तो किसी भी अगर कोअर्सिव मेथड या कोअर्शन का यूज किया गया है, फोर्स का यूज किया गया है अगर किसी पर्सन पर, ठीक है, किसी इंसान पर, टू परफॉर्म अ टास्क, टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, टू परफॉर्म अ वर्क,
ठीक है, किसी को भी फोर्स किया गया कि तुम ये काम करो, ठीक है, तुम ये काम करो, जो कि वो उसकी कैपेबिलिटी के बाहर है, वो कर ही नहीं सकता है, और जो वो नेचर एक्टिविटी का वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता है, तो ये अगेंस्ट जस्टिस है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बच्चे को कहती हूँ कि तुम जो छठे माले की बिल्डिंग है, ठीक है, उस छठे माले पे बहुत जल्दी से 1 मिनट के अंदर ऊपर पहुंच जाओ, तो ये एक तरीके से उसकी कैपेबिलिटी के बाहर है, राइट। ये टास्क जो है ये उसकी कैपेबिलिटी के बाहर है, वो ये परफॉर्म नहीं कर सकता है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्टिविटी भी है, राइट। तो ये एक तरीके से मैंने उसे फोर्स किया कुछ करने के लिए, मैंने उसे फोर्सफुली बोला कि उस बिल्डिंग पर चढ़ जाओ जल्दी से 1 मिनट के अंदर, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तो ये एक तरीके से कोअर्सिव मेथड का मैंने यूज़ किया उस बच्चे को वहाँ बिल्डिंग पर चढ़ाने के लिए, जो कि उसकी कैपेबिलिटी के बाहर था, ठीक है, वो ये कर ही नहीं सकता था। इस वजह से ये एक अनजस्ट एक्ट था, राइट, ये जस्टिस के खिलाफ है, राइट। इस एग्जाम्पल को भी आप ले सकते हो, और काफ़ी बार पब्लिक ऑफिस के एग्जाम्पल को भी आप ले सकते हो। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ज़बरदस्ती कोअर्सिव मेथड के थ्रू उन्हें फोर्स किया जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि ये काम करो, वो उनकी कैपेबिलिटी के बाहर है, लेकिन फिर भी उन्हें फोर्स किया जाता है कि अगर ये काम नहीं करोगे मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। समझ रहे हो, तुम अपनी गद्दी खो बैठोगे, जो भी है। तो ये एग्जाम्पल आप उस सेंस में भी अप्लाई करके देख सकते हो। किसी ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को फोर्स करना कुछ करने के लिए जो उसकी कैपेबिलिटी के बाहर है, वो ये कर नहीं सकता, राइट, लेकिन फिर भी उसे ज़बरदस्ती वो काम करवाना, तो ये जस्टिस के खिलाफ है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मीन्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ जस्टिस, कौन से तरीकों से हम जस्टिस अटेन कर सकते हैं। अगर हमें अनबायस्ड जस्टिस चाहिए, ठीक है, पार्शियल जस्टिस नहीं चाहिए, तो एक तरीके से पहले तो हमारे पास होनी चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक फ्री और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें जस्टिस चाहिए तो, ठीक है। उस जुडिशरी पर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए, उस जुडिशरी पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, राइट। जुडिशरी मस्ट बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट from any kind of influence by legislature और executive, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट अपना इन्फ्लुएंस उस पर दिखा रहा है, अपनी ताकत उस पर दिखा रहा है जुडिशरी पर, राइट, और अपने फेवर में डिसीजंस बनवा रहा है। जब भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस हो रहा है तो जुडिशरी गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दे रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट। जुडिशरी बिल्कुल अनबाइज्ड होनी चाहिए, जुडिशरी को इतना पावर देना चाहिए, वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो जो पार्लियामेंट के एक्ट्स हैं या लॉज हैं उनको क्वेश्चन कर सके, उन पे क्वेश्चन खड़ा कर सके, और ये सवाल कर सके कि ये लॉ इतना गलत क्यों है, ये सिटीजन्स के हित में क्यों नहीं है, राइट। और अगर हो सके तो वो उस लॉ को ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सके। इतनी ताकत होनी चाहिए जुडिशरी के पास। उसके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो डायरेक्शंस दे सके एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट को जब भी ज़रूरत है कि पार्लियामेंट को ये करना चाहिए या एग्जीक्यूटिव को ये करके देखना चाहिए, राइट। इंडियन जुडिशरी इतनी ही पावरफुल है, वो इंडिपेंडेंट भी है, वो फ्री भी है, राइट। काफ़ी बार आप ये भी देखोगे कि जुडिशरी कुछ कमिटीज़ भी अपॉइंट करती है किसी सीरियस मैटर में। अगर मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो जुडिशरी कोई कमेटी अपॉइंट कर देती है कि उस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन ये वाली कमेटी करेगी, राइट। तो इतनी पावरफुल होनी चाहिए जुडिशरी। सो जजेस को यार अपॉइंटेड होना चाहिए, इलेक्टेड नहीं, ठीक है। जजेस को अपॉइंटेड होना चाहिए, इलेक्टेड नहीं। लास्की क्या ओपिनियन है इस मैटर में वो देखते हैं। लास्की का कहना है जो बेस्ट मेथड है जजेस को अपॉइंट करने का वो है एग्जीक्यूटिव के थ्रू, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है जजेस को वो मेथड बेस्ट है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, राइट। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जजेस की पोस्ट को या जजेस को हम पॉलिटिकल सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जजेस नेताओं की सेवा कर रहे हैं, तब वो चीज़ गलत हो जाएगी, राइट। अच्छा, जजेस की अगर हमें एक तरीके से जस्टिस की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, अगर न्याय की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उसकी क्वालिटी में थोड़ा फर्क लाना है, तो क्या करना होगा, क्वालिफाइड जजेस चाहिए होंगे, अनबाइज्ड जजेस चाहिए होंगे, राइट, न्यूट्रल जजेस चाहिए होंगे जो
एकदम वैसे सोचते, दोनों पक्षों को ये ध्यान में रख के अपना जजमेंट देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष के बारे में सोच रहे हैं। तो अनबायस्ड न्यूट्रल जजेस चाहिए, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट जजेस चाहिए होंगे, राइट। तभी एक तरीके से क्वालिटी जो है जस्टिस की वो इम्प्रूव हो पाएगी। वैसे भी आप देख ही रहे हो किस तरीके के जजमेंट्स आ रहे हैं। कुछ टाइम में तो आपने देखे होंगे किस किस तरीके के एक तरीके से जजमेंट्स आए हैं रेप केसेस में या मैरिटल डिस्प्यूट्स में। रेप विक्टिम्स, रेप सर्वाइवर्स को कहा जाता है कि आप शादी कर लो अपने रेपिस्ट से। तो ये क्या है, यहाँ पे जस्टिस की क्वालिटी क्या है? एकदम घटिया है जस्टिस की क्वालिटी, बिल्कुल ज़ीरो। सो एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में इस बीच जस्टिस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिरी है, बहुत ज़्यादा गिर गई है, राइट। स्किन टू स्किन जजमेंट जो आया आपका, तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही है? चीज़ें यही तो दिखा रही है ना कि जस्टिस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर गई है, उसका इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जजेस की मेंटालिटी इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जजेस के पास एक अच्छी सैलरी आती है, राइट, और प्रमोशन के ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं, तो उनका एक तरीके से वर्क में इंटरेस्ट बना रहता है और वो ब्राइबरी या करप्शन में इंडल्ज नहीं होते हैं, राइट। और ये पॉइंट एक तरीके से ना अच्छा है, मतलब इसमें दिमाग लगाया गया है। समझो बात को, अगर अच्छी सैलरी मिल रही है तुम्हें, एक अच्छी पोजीशन पे हो, तुम्हारा प्रमोशन टाइम टू टाइम हो रहा है, तो तुम करप्शन या ब्राइबरी में क्यों जाओगे? तुम्हारी सैलरी ही इतनी ज़्यादा होगी तो कि तुम उस तरफ सोचोगे ही क्यों, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी अच्छा है। ओके, फिफ्थ पॉइंट में ये कहा गया है कि जब जजेस रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, जब जजेस रिटायर हो जाते हैं अपनी पोस्ट से, तो उनके पास एक तरीके से जजेस को एक तरीके से परमिशन नहीं रहती है कि वो एडवोकेट बन सके दोबारा से, ठीक है, प्रैक्टिस कर सके, या वो कोई पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव पोस्ट होल्ड कर सके, राइट। उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके पास ये परमिशंस नहीं रहती हैं। क्यों ऐसा होता है? ताकि वो अफेक्ट ना कर सकें किसी जजमेंट को या किसी केस को, राइट। आफ्टर रिटायरमेंट कोई भी जज, कोई भी रिटायर्ड जज प्रैक्टिस नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट में इंडिया के, राइट। वो कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन नहीं होल्ड कर सकता है, वो कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता है। हाँ, माइट भी ऐसे हुए हैं कुछ जो होल्ड करते हैं, बट ये अलाउड नहीं है एक्चुअल में, राइट। दिस इज नॉट अलाउड। अदरवाइज वो लोग इन्फ्लुएंस करेंगे किसी न किसी जजमेंट को या किसी न किसी वर्क को। एक तरीके से न्यूट्रल या अनबाइस्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा जस्टिस का, ऐसा कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है इन तीनों का। अब हम वो डिस्कस करेंगे। एक अच्छा रिलेशन आप लॉमेट फैमिली के साथ भी बना सकते हो उस बेल आइकन को प्रेस करके। आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत और इतना ज़्यादा काम हो रहा है, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। वी आर ग्रोइंग एंड आई वांट टू ग्रो विद यू ऑल। सो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एक का एक सिंथेसिस होता है, एक मिक्सचर होता है, ठीक है। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि जस्टिस रिप्रेजेंट करता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के सिंथेसिस को या मिक्सचर को, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जस्टिस के अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट। जस्टिस एक तरीके से इन तीनों के बीच, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करता है, उनके बीच में हार्मनी लाता है, उनके बीच के कॉन्ट्रडिक्शंस को ख़त्म करता है और उन्हें एक शेप देता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की, ठीक है, ताकि वो तीनों गवर्नेंस में काम आ सके। किसी कंट्री की गवर्नमेंट को रन करने में ये तीनों काम आ सके, और काम आते भी हैं। तो क्यों काम आ पाते हैं? बिकॉज जस्टिस इनके बीच एक हार्मनी लाता है, इनके बीच एक फ्रेंडली रिलेशनशिप लेकर आता है जस्टिस। जस्टिस एक तरीके से बेसिक आइडिया है जो ये वैल्यूज फॉलो करती हैं, राइट। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के पीछे का जो आइडिया है, किस पर ये बेस्ड है? ये बेस्ड है एक तरीके से जस्टिस पर। और इन तीनों का एंड गोल क्या है? क्या गोल है ये जो ये तीनों अचीव करना चाहती है? तीनों वैल्यूज कौन सा गोल अचीव करना चाहती हैं? ये अचीव करना चाहती हैं जस्टिस को। अगर हम लिबर्टी की बात करें तब भी लिबर्टी के थ्रू हम सिटीजन को जस्टिस देने की बात करते हैं, इक्वालिटी के थ्रू भी हम जस्टिस देने की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी जिसका मतलब होता है ब्रदरहुड, उसके थ्रू भी हम जस्टिस देने की ही बात करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल को हम प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा के बेसिस पर सुपीरियर या इन्फीरियर होने का दर्जा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सभी इंडिविजुअल सेम है, किसी भी तरीके का
डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच नहीं होना चाहिए। सभी इंडिविजुअल्स पर्सनली एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस के बावजूद सभी इंडिविजुअल्स पोटेंशियली केपेबल होते हैं। उनके अंदर पोटेंशियल रहती है, उनके अंदर कैपेबिलिटी रहती है कि वो कुछ एक्सीलेंट चीज़ें कर सकें, ठीक है, और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें सोसाइटी को, ठीक है। सभी लोग, सभी इंडिविजुअल सोशल गुड में कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। सभी इंडिविजुअल्स के पास इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट की, ताकि वो सोसाइटी को अपनी वर्थ प्रूव कर सकें कि वो भी सोसाइटी में लायक हैं कुछ करने के, ठीक है। इसीलिए सभी के पास इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट की। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम लिबर्टी को डिफाइन करें एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, ठीक है, अगर हम लिबर्टी की ये वाली डेफिनेशन को फॉलो करें जहाँ पे लिबर्टी का मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, मतलब किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना इंडिविजुअल फ्रीडम पर, किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना, सारे इंडिविजुअल्स फ्री हैं, उनका जो मन वो करें, किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनकी फ्रीडम पर, तब वो लिबर्टी एक तरीके से यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं बन पाएगी। मेरी बात समझो, अगर लिबर्टी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एब्सोल्युटली फ्री लिबर्टी है, ठीक है, किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तब इस तरीके की लिबर्टी एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं बन पाएगी जब तक उसे इक्वालिटी क्वालिफाई ना करे। मतलब जब तक लिबर्टी को इक्वालिटी का प्रिंसिपल सपोर्ट नहीं करेगा तब तक लिबर्टी यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं बन पाएगी, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ वो बताती हूँ। बिकॉज इक्वालिटी क्या करती है, इक्वालिटी एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगाती है लिबर्टी पर, ताकि लिबर्टी लाइसेंस ना बन जाए। लाइसेंस का मतलब क्या होता है, जब लिबर्टी पर किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है, और वो लिबर्टी, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी दूसरे इंडिविजुअल की लिबर्टी को हार्म करने लगे, राइट। मतलब अगर मैं अपनी लिबर्टी एंजॉय कर रही हूँ तो उस लिबर्टी से आपको तकलीफ हो रही है, राइट। अगर मेरे लिबर्टी एंजॉय करने की वजह से, मेरे लिबर्टी के राइट को एंजॉय करने की वजह से अगर आपको तकलीफ हो रही है, ठीक है, बिकॉज कोई भी रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है मेरी लिबर्टी पर, तो ये एक तरीके से लाइसेंस बन जाएगी, ठीक है। लिबर्टी डीजेनरेट्स इनटू लाइसेंस व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन लिबर्टी, राइट, एंड वन पर्सन्स लिबर्टी हार्म्स अनदर पर्सन्स फ्रीडम। ये वाली डेफिनेशन याद है, ये वही डेफिनेशन यहाँ पे भी है, राइट। एक इंसान की लिबर्टी दूसरे इंसान की लिबर्टी को जब हार्म करने लगती है तब हमें ज़रूरत पड़ती है इक्वालिटी की, ताकि इक्वालिटी जब रेस्ट्रिक्शन लगाएगी लिबर्टी के ऊपर तब जाके लिबर्टी बन पाएगी एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल। समझ गए? वही बात यहाँ पे 7 और 8 पॉइंट में हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन हम लिबर्टी पर तभी लगा सकते हैं जब हम उसका ये रीज़न दें कि हाँ वो रेस्ट्रिक्शन पब्लिक के हित में है, लोगों के हित में है, जस्टिस के इंटरेस्ट में है, इक्वालिटी के इंटरेस्ट में है, तभी हमने वो रेस्ट्रिक्शन लिबर्टी पर लगाया है। तो एक तरीके से लिबर्टी पर, फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज वो नहीं लग पाएगा, राइट। तब हम रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रीज़न होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें लिबर्टी पर रेस्ट्रिक्शन लगाना है। तो अगर हम इक्वालिटी को ऐसे डिफाइन करें दैट इक्वालिटी इज़ एन एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, अगर हम इक्वालिटी को ऐसा कहें कि इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना होना, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना होना, ये इक्वालिटी कहलाएगा, राइट। अच्छा, लीगल और पॉलिटिकल स्फीयर में ये वाली डेफिनेशन इक्वालिटी की प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी, राइट। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो ये मतलब है इक्वालिटी का, ये लीगल और पॉलिटिकल स्फीयर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज इसका मतलब क्या है लीगल और पॉलिटिकल स्फीयर में, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ होना, इक्वल वोटिंग राइट्स होना, एट्सेट्रा, राइट। यही तो मतलब हुआ इक्वालिटी का लीगल और पॉलिटिकल स्फीयर में। लेकिन जब हम इकोनॉमिक स्फीयर की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमिक एरिया की बात करते हैं, तब ये वाली जो डेफिनेशन है इक्वालिटी की, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये एक तरीके से प्रॉब्लम खड़ी करेगी और इसके थ्रू हमें जस्टिस नहीं मिल पाएगा इकोनॉमिक स्फीयर में। मैं बताती हूँ क्यों। जब सोसाइटी एक तरीके से डिवाइड होती है,
ठीक है, अलग अलग स्ट्राटा में डिवाइड होती है, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होती है, तब एक तरीके से ना वेल्थ, प्रेस्टिज एंड पावर के बेसिस पर लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि एक क्लास के पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा पैसे हैं, तो वो दूसरी क्लास के ऊपर हक जमाएगी जिनके पास कम पैसे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे जस्टिस तो नहीं हुआ, राइट, बिकॉज हम सभी को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी के बीच में कहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, राइट, यहाँ पे एब्सेंस है डिस्क्रिमिनेशन की, किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे तो उनके पास अपनी मेहनत से पैसा है, जैसे भी पैसा है उसे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं ना। हमने तो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सेक्स, कास्ट, क्रीड के बेसिस पे, राइट। तो एक तरीके से इक्वालिटी की जो डेफिनेशन है एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो यहाँ पर इकोनॉमिक एरिया में नहीं चल पाएगी, इकोनॉमिक स्फीयर में नहीं चल पाएगी। बिकॉज इकोनॉमिक स्फीयर में जब लोग एक तरीके से सोसाइटी एक तरीके से वेल्थ, प्रेस्टिज, पावर के बेसिस पे डिवाइड है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो यहाँ एक तरीके से हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तब यहाँ पे जस्टिस तो हो ही नहीं पा रहा है। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे बिना डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के प्रिंसिपल को ले आए, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो हायर क्लास है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो तो एक तरीके से ज़्यादा ही एन्जॉयमेंट लेंगी ना, और जिनके पास कम पैसा है वो वैसे ही रहेंगी। तो ये जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, जो मीनिंग है इक्वालिटी का, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो इस एरिया में, इकोनॉमिक स्फीयर में काम नहीं करेगा। बिकॉज जो प्रिंसिपल है जस्टिस का, जो जस्टिस है वो कहता है जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस है, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस है, उनके पास एक तरीके से स्पेशल प्रोटेक्शन होना चाहिए हर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में। ठीक है, उनके पास एक तरीके से स्पेशल प्रोटेक्शन होना चाहिए हर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में। इसी वजह से लॉ को रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, एक तरीके से रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वीकर पार्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक तरीके से लॉ फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो वीक पार्टीज को, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस को, जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस को प्रोटेक्ट करेगा, राइट। एक तरीके से लॉ को डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए किसके फेवर में, वीकर पार्टी के फेवर में। ठीक है, एक तरीके से लॉ को डिस्क्रिमिनेशन पैदा करना चाहिए ताकि वीकर पार्टी को ज़्यादा पावर मिल सके, एटलीस्ट उतनी तो पावर मिल सके कि वो कम से कम इक्वल पे आ जाए रिच पार्टीज़ के। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ है उनके इक्वल पे आने के लिए लॉ को डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए वीकर पार्टी के साथ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसा कर दो कि वीकर पार्टीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए, ठीक है, उन्हीं के पास सिर्फ सारे अधिकार आ जाए, ऐसा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब उनके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स लेकर आने चाहिए कि उनके पास भी कुछ ना कुछ रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ जी रही हैं स्टेट में, नहीं, वीकर पार्टीज़ को भी उनके अधिकार मिलना ज़रूरी है, राइट, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। ये एक तरीके से ये किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड की। ठीक है, यहाँ फ्रेटर्निटी की बात हो रही है। एक तरीके से हम ह्यूमन रिलेशंस को रेगुलेट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो यहाँ पर फ्रेटर्निटी आ रही है एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, नॉट चैरिटी। यहाँ पर हम कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, जिसका अधिकार है हम सिर्फ उसे उसका अधिकार दे रहे हैं लॉ के थ्रू। हम वीकर पार्टी को उनका अधिकार दे रहे हैं लॉ के थ्रू, तो ये एक तरीके से फ्रेटर्निटी है, राइट। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये हम उन्हें उनका अधिकार दे रहे हैं, कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं। सो लिबर्टी इज क्वालिफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यानी लिबर्टी को इक्वालिटी सपोर्ट करती है। इक्वालिटी को कौन सपोर्ट करता है, फ्रेटर्निटी, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये ऐसे करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इन तीनों का ही ऑब्जेक्टिव, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, इन तीनों का ही ऑब्जेक्ट यही है कि सभी को उनका शेयर मिलना चाहिए, सभी को उनका हिस्सा मिलना चाहिए एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ में। हर इंडिविजुअल को इसका पार्ट मिले एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ में। वेल्थ या पावर या प्रेस्टिज कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, बल्कि ये बटी हुई होनी चाहिए, राइट। एक सेंट्रलाइज्ड वेल्थ या पावर, प्रेस्टिज नहीं होनी चाहिए किसी इंडिविजुअल या पार्टी के हाथ में, बल्कि ये सभी के साथ बटी होनी चाहिए, सभी के हाथों में ये होनी चाहिए। और ये जो व्यू है ये लिबर्टी और इक्वालिटी को क्लोज ले आता है जस्टिस के, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज को अब हम डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ आकर डीएम कर भी आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो। और अब तो हम टेलीग्राम पर भी हैं, तो अब वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे मेरी बस एक विनती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला सकूं। सो हमारी पहली थ्योरी है प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। देखते हैं वो क्या है। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था जस्टिस का, वो फोकस करता था जस्ट मैन पर, ठीक है, जस्ट मैन पर फोकस करता था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जस्टिस का। एक तरीके से जस्टिस सिर्फ उन वर्चूज पर फोकस करता था जो किसी इंसान के लिए सूटेबल है उसकी मोरल वर्थ बढ़ाने के लिए, राइट। जस्टिस सिर्फ उन मोरल चीज़ों पर, उन मोरल वर्चूज़ पर, उन क्वालिटीज़ पर फोकस करता था जो ज़रूरी है किसी इंसान की मोरल वर्थ इंक्रीज करने पर, राइट। बीफिटिंग के मीनिंग में कंफ्यूज मत होना। बीफिटिंग का मतलब होता है सूटेबल या एप्रोप्रिएट, राइट। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती थी? ये हमें देखने को मिलती थी इंडिविजुअल की ड्यूटीज़ से, ठीक है। कौन सी ड्यूटीज़ उसके स्टेटस से अटैच्ड है, राइट। और वो ड्यूटीज़ कैसे डिटरमिन हो रही हैं? वो डिटरमिन हो रही है कौन सा लॉ प्रिवेलेंट है उस टाइम में, कौन से सोशल कस्टम्स हैं, ठीक है, मोड ऑफ थॉट के बेसिस पर, राइट। इन चीज़ों के बेसिस पर डिसाइड होती थी इंडिविजुअल की ड्यूटी। जिसने भी मेरा पहला वीडियो देखा है उसमें मैंने प्लेटो के बारे में और भी चीज़ें बताई हैं। वो बेसिक चीज़ें अगर वो क्लियर हो जाएंगी आपको, तो जो मैं अभी बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा गाइज। मेरी ये बात मार्क कर लो सीरियसली। प्लेटो ने यहाँ पे क्या किया है? प्लेटो ने डिफरेंट ड्यूटीज़ असाइन की है डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए। हर क्लास के लिए, हर क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए प्लेटो ने अलग अलग ड्यूटीज़ डिसाइन की है, ठीक है, प्रिस्क्राइब की है। उन्होंने कहा है जब ये ड्यूटीज़ इंसान फुलफिल करने लगेगा तब एक जस्ट सोशल ऑर्डर फॉर्म हो पाएगा। एक अच्छा, एक जस्टिस के बेसिस पर बना हुआ सोशल ऑर्डर हम तभी फॉर्म कर पाएंगे जब सिटीजन्स अपने अपने क्लासेस की ड्यूटीज़ को फुलफिल करेंगे। सो एक आइडियल स्टेट में, ठीक है, जिस स्टेट की बात प्लेटो कर रहे हैं, या एक जस्ट स्टेट में, आप इसको जस्ट स्टेट भी कह सकते हो, तो एक आइडियल स्टेट में या एक जस्ट स्टेट में जो गवर्नमेंट की लगाम है, जो रेंज है गवर्नमेंट की, वो किसके हाथों में रहेंगी? वो हाथों में रहेंगी फिलोसोफर किंग्स के। फिलोसोफर किंग्स कौन होते थे? बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे फिलोसोफर्स को हम फिलोसोफर किंग्स के नाम से जानते थे, ठीक है। मिडिवल पॉलिटिकल थॉट में शायद मैंने इनके बारे में डिस्कस किया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो फिलोसोफर किंग्स का इतना ही मीनिंग है, बहुत ज़्यादा ये लोग पढ़े लिखे रहते थे, ठीक है, हर चीज़ की लगभग इनको नॉलेज रहती थी, इसलिए इनको फिलोसोफर किंग्स बोला जाता था, ठीक है। देखो, दे वर सपोज टू बी द लिविंग एम्बॉडीमेंट्स ऑफ विजडम, ठीक है, इनके पास भाई विजडम, नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, राइट। वेयर एज जो मटीरियल प्रोडक्शन है और जो डिफेंस है वो किसके हाथों में रहेगा? वॉरियर क्लास के हाथों में रहेगा, ठीक है। डिफेंस और प्रोडक्शन वॉरियर क्लास के हाथों में रहेगा, और जो गवर्नमेंट को रन करना है वो किसके हाथों में रहेगा? फिलोसोफर किंग्स के हाथों में रहेगा, ठीक है। यानी गवर्नमेंट के सारे अफेयर्स फिलोसोफर किंग्स मैनेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास नॉलेज और विजडम बहुत ज़्यादा है। जो डिफेंस और मटेरियल प्रोडक्शन है वो वॉरियर क्लास मैनेज करेगी। अब आगे बढ़ते हैं। सो प्लेटो ने 4 फंडामेंटली इंपॉर्टेंट वर्च्यूज हमें यहाँ पे दिए हैं, 4 फंडामेंटली इंपॉर्टेंट वर्च्यूज, ठीक है। ऑफ दीज द फर्स्ट वर बीफिटिंग वर्च्यूज फॉर ईच सोशल क्लास। यहाँ पे सिंपली प्लेटो ने क्या किया है? हमें 4, ठीक है, 4 फंडामेंटली इंपॉर्टेंट वर्च्यूज दे दिए हैं, ठीक है, 4 फंडामेंटली इंपॉर्टेंट वर्च्यूज दे दिए। अब इसमें से जो 3 वर्च्यूज हैं वो हर सूटेबल क्लास के लिए दिए गए हैं, ठीक है। हर सोशल क्लास के लिए एक एक वर्च्यू है जो उसके हिसाब से सूटेबल है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिलोसोफर किंग्स के लिए कौन सी वर्च्यू सूटेबल है? नॉलेज, ठीक है, सॉरी विजडम। सो फिलोसोफर किंग्स के लिए, फिलोसोफर किंग्स का डोमिनेंट ट्रेट क्या, यानी कि डोमिनेंट क्वालिटी क्या है? नॉलेज है, ठीक है। उनका सूटेबल वर्च्यू क्या है? उनके लिए एप्रोप्रिएट वर्च्यू क्या है? विजडम, राइट। सोल्जर्स का डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट क्वालिटी क्या है? इमोशन, ठीक है, लेकिन उनका सूटेबल वर्च्यू क्या है? जो वर्च्यू उनके लिए एप्रोप्रिएट वो क्या है? करेज, राइट। उसी तरीके से ट्रेडर्स के लिए डोमिनेंट क्वालिटी क्या है? एपेटाइट,
राइट, भूख, एपेटाइट, हंगर। और बीफिटिंग वर्च्यू, जो उनको सूट करता है वो कौन सा वर्च्यू है, उनके लिए बीफिटिंग वर्च्यू है या सूटेबल वर्च्यू है टेम्परेंस, ठीक है, टेम्परेंस। इसका टेम्परेंस का बेसिकली मतलब होता है मॉडरेशन लाना, ठीक है, किसी चीज़ में मॉडरेशन लाना, ठीक है। तो ये तीनों समझ गए तुम लोग कि फिलोसफर्स, सोल्जर, ट्रेडर्स के लिए एक सोशल क्लासेस है, सोशल क्लासेस की हमें दी हुई है डोमिनेंट क्वालिटीज़ क्या है, फिर दिया हुआ है बीफिटिंग वर्च्यू यानी एप्रोप्रिएट वर्च्यू क्या है इनके लिए। अब चौथे में लिखा हुआ है वर्च्यू बिफिटिंग द सोशल ऑर्डर। एक सोशल ऑर्डर के लिए, एक सोशल ऑर्डर के लिए एप्रोप्रिएट वर्च्यू क्या होगा, एक सोशल ऑर्डर के लिए एक एप्रोप्रिएट मोरल क्वालिटी क्या होगी, वो है जस्टिस, ठीक है, वो है जस्टिस। ये टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो आई होप आपको समझ में आ गई। एक सोशल क्लासेस के बारे में बात की गई, उनके डोमिनेंट ट्रेट यानी उनकी डोमिनेंट क्वालिटी बताई गई है, कौन सी वर्च्यू उनके लिए, कौन सी मोरल क्वालिटी उनको सबसे ज़्यादा सूट करती है, उनके लिए अप्रोप्रिएट है, वो बताया गया है बीफिटिंग वर्च्यू के सेक्शन में। एक सोशल ऑर्डर को, एक सोशल ऑर्डर के लिए अप्रोप्रिएट वर्च्यू या एक अप्रोप्रिएट मोरल क्वालिटी क्या है वो नीचे दे दिया गया है, जो कि है जस्टिस। बस इतनी ही है ये टेबल, राइट। अब हम चलते हैं एरिस्टोटल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के पास, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एरिस्टोटल ने जस्टिस के बारे में कौन सी थ्योरी दी है हमें। अच्छा, तो जो प्लेटो की थ्योरी थी जस्टिस की, वो एक तरीके से रैडिकल व्यू को रिप्रेजेंट करती है। क्यों रैडिकल व्यू को रिप्रेजेंट करती है? रैडिकल का मतलब क्या होता है? रैडिकल का मतलब होता है फंडामेंटल चेंज लाना, यानी किसी की रूट में ही चेंज कर देना, किसी का पूरा बेसिस चेंज करना, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज लाना, ठीक है, वो होता है मतलब रैडिकल का। तो एक तरीके से जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो एक रैडिकल व्यू को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम के सोशल ऑर्डर को चेंज करने की बात की है अपनी थ्योरी में, राइट। उन्होंने अपने टाइम के सोशल ऑर्डर को चेंज करने की बात की है, इसीलिए उनकी थ्योरी एक रैडिकल व्यू को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो एक तरीके से कंजर्वेटिव व्यू को रिप्रेजेंट करती है। बहुत अच्छा डिफरेंस बता रही हूँ, लिख लो इसे, तुरंत लिख लो। जो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो कंजर्वेटिव व्यू को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि जो उनके टाइम का सोशल ऑर्डर था वो उसे रहने देना चाहते थे। वो कहते थे कि सोशल ऑर्डर को मत बदलो, जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है उसे मेंटेन करके रखो, उससे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे जो प्लेटो थे वो अपने टाइम के सोशल ऑर्डर को चेंज करने की बात कर रहे थे, इसीलिए वो रैडिकल व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एरिस्टोटल ने कहा जो चल रहा है चलने दो, जो सोशल ऑर्डर है उसे मेंटेन करके रखते हैं। सो एरिस्टोटल के ओपिनियन में जस्टिस क्या है? जस्टिस क्या है? जस्टिस एक तरीके से ह्यूमन रिलेशंस को रेगुलेट करना है, राइट। जस्टिस का मीनिंग है जस्टिस इज कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। एरिस्टोटल ने कहा है कि सभी के माइंड में जस्टिस को लेके सेम आइडियाज रहते हैं या सेम नोशन रहता है, यानी मैं भी जस्टिस के बारे में सेम चीज़ सोचती हूँ, आप भी जस्टिस के बारे में सेम चीज़ सोचते हो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। और यही रीज़न है हमारे बीच एक तरीके का बॉन्ड है जो, ठीक है, मतलब जो लोगों के बीच का रिलेशनशिप है या लोगों के बीच में जो रिलेशंस है या लोगों के बीच में जो बॉन्ड है या वो क्यों एक दूसरे के साथ है, वो इस वजह से बिकॉज वो जस्टिस के बारे में सेम ओपिनियन रखते हैं, सेम सोच रखते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, राइट। और यही रीज़न है जिसकी वजह से स्टेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यही रीज़न है कि लोग एक तरीके का सोचते हैं जस्टिस के बारे में, इसी वजह से स्टेट की एग्जिस्टेंस बनी हुई है। ये कहना है एरिस्टोटल का पॉइंट नंबर 3 में, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोटल ने 3 तरीके के जस्टिस की बात की है, राइट। एरिस्टोटल हैज आइडेंटिफाइड 3 काइंड्स ऑफ जस्टिस, जिसमें से पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में अपने पार्ट 1 में। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस की भी बात करेंगे, वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में फर्स्ट वीडियो में। बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं सुना है जाके पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही शॉर्ट में। सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एक तरीके से डील करता है एलोकेशन ऑफ ऑनर्स एंड वेल्थ से, मतलब ऑनर्स एंड वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए सोसाइटी में, इसकी बात करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बेस्ड है
ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, यानी जो भाई इक्वल है, ठीक है, जो क्या कहते हैं, सोचो कोई अमीर लोग हैं तो उन्हें अमीरों की तरह ट्रीट करो, जो गरीब है उन्हें गरीबों की तरह ट्रीट करो, जो अनइक्वल है उन्हें अनइक्वली ट्रीट करो, जो इक्वल है उन्हें इक्वली ट्रीट करो। इस पर बेस्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो अब एरिस्टोटल को कैसे पता चलेगा कौन इक्वल है कौन अनइक्वल? तो उन्होंने कस्टमरी लॉज की हेल्प ली, यानी उस वक्त जो कस्टमरी लॉज चल रहे थे, कस्टम्स के बेसिस पर जो लॉज बनते हैं उन्हें कस्टमरी लॉज कहा जाता है, ठीक है। किसी भी कस्टम के बेसिस पर जो लॉ बनता है, जो लॉ फॉलो होता है, उसे हम कस्टमरी लॉ कहते हैं। तो एरिस्टोटल ने हेल्प ली कस्टमरी लॉज की, ठीक है, जो उस वक्त के उनके टाइम्स के कस्टमरी लॉज थे उनकी उन्होंने हेल्प ली ये पता करने के लिए कि कौन इक्वल है हमारी सोसाइटी में और कौन अनइक्वल है, राइट। रेट्रीब्यूटिव डील करता है, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस डील करता है इम्पोजिशन ऑफ पनिशमेंट से एंड पेमेंट ऑफ डैमेजेस से, ठीक है। हमें पनिश करना है किसी को तो हम रेट्रीब्यूटिव जस्टिस की हेल्प लेंगे। अगर मुझे नुकसान हो गया है आपकी वजह से तो आप मुझे डैमेजेस पे करोगे, राइट, मतलब मुझे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप करोगे, तो पेमेंट ऑफ डैमेजेस से भी डील करता था ये रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये एक तरीके से हमें बताता था, एक तरीके से डील करता था रिस्टोरेशन ऑफ एनी लॉस से, ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ लॉस से, यानी इंडिविजुअल्स जो है किसी कम्युनिटी के अगर वो आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उससे अगर कोई लॉस हो जाता है इनवॉलेंट्री, ठीक है, भूल से जैसे कोई लॉस हो जाता है किसी इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल का, तो वो उस लॉस की पूरी भरपाई करना, पूरी तरीके से उसको रीस्टोर करना, ठीक है, उससे डील करता था रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रीस्टोरेशन ऑफ एनी लॉस का मतलब ये होगा भाई मुझे आपके घर तक कोई सामान डिलीवर करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और वो सामान थोड़ा ख़राब हो गया भूल से, मैंने जानबूझ के नहीं किया, इनवॉलेंट्री, ठीक है, वो सामान ख़राब हो गया, तो मैं वो सामान जितने का भी था उसकी पूरी भरपाई कर दूंगी आपको, ठीक है, लॉस जो हुआ है उसको मैं वापस से रीस्टोर कर दूंगी, राइट। तो इसी चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव जस्टिस, ठीक है, कम्यूटेटिव जस्टिस, इसके बारे में मैं यहीं पर डिस्कस करूंगी, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कम्यूटेटिव जस्टिस की। रेट्रीब्यूटिव मेरे फर्स्ट वीडियो से ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। बाइंग और सेलिंग के दौरान, ठीक है, या लेटिंग और हायरिंग के दौरान, यानी हम किसी को हायर कर रहे हैं या किसी को हम दे रहे हैं कुछ, ठीक है, या कुछ किसी कुछ खरीद रहे हैं या किसी कुछ बेच रहे हैं, तो इसके दौरान हमें कौन सी अपनी सर्विस या अपना कुछ देना है, इसके बदले में हमें कौन सी गुड्स या सर्विस सामने वाले को देनी है, ठीक है, वो डिसाइड करता था कम्यूटेटिव जस्टिस। यानी अगर मैं आपसे कुछ खरीद रही हूँ, दाल खरीद रही हूँ, तो दाल के बदले में मैं आपको कौन सा गुड दूंगी, राइट, उस वक्त तो बार्टर सिस्टम चलता था, कौन सा गुड दूंगी। अगर आपसे चावल खरीद रही हूँ तो उसके बदले में क्या दूंगी, तो किसके बदले में क्या मिलेगा वो डिसाइड करता था कम्यूटेटिव जस्टिस, राइट। और ये किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड था? इक्विवेलेंस, फुल इक्विवेलेंस, ठीक है, पूरी तरीके से इक्वालिटी आनी चाहिए, राइट, जो भी मैं दे रही हूँ उसके बदले में मुझे उतना ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल पर बेस्ड था फुल इक्विवेलेंस के, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चार्ट दे दिया है जो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बता रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को कौन हैंडल करता था? लेजिस्लेचर हैंडल करती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर का काम रहता था कि किसको कौन सा ऑनर मिलना है, कौन सी वेल्थ मिलनी है, किसको कौन सा रिवॉर्ड मिलना है, कौन सा अवार्ड मिलना है, ये सब लेजिस्लेटर की हेडेक थी, ठीक है। और कैसे रिवॉर्ड मिलेगा, किस बेसिस पर? अकॉर्डिंग टू मेरिट, ठीक है, जो जितना डिजर्व करता है उसे उतना ही मिलेगा। और ये कैसे पता चलेगा कौन कितना डिजर्व करता है? कस्टमरी लॉ से, ठीक है, उस वक्त का जो कस्टमरी लॉ था उससे पता चलेगा कौन कितना डिजर्व करता है। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस कौन रेंडर करेगा, कौन देगा हमें रेट्रीब्यूटिव जस्टिस? जजेस देंगे, राइट, वो जजेस का कंसर्न है। क्या क्या इसमें मिलता है? पनिशमेंट मिल सकती है, और अगर कोई डैमेज हुआ है हमें तो उसकी भरपाई हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है? जो लॉस हुआ है हमें पूरी तरीके से उसे रीस्टोर किया जा सकता है। कम्यूटेटिव जस्टिस कौन देगा? जजेस देंगे, राइट। रेगुलेशन ऑफ वॉलेंट्री ट्रांजैक्शन, यानी कि जो वॉलेंट्री ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअल करते हैं, जैसे नॉर्मल कोर्स में हम कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, उसी के बारे में वही जस्टिस, राइट। तो ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है फुल इक्विवेलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांजैक्टेड, राइट। फुल इक्विवेलेंस होनी चाहिए, पूरी तरीके से इक्वालिटी एक तरीके से होनी चाहिए, हम कुछ भी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसमें। तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है।
अब हम डिस्कस करेंगे रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेरी एक गलती के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि रॉल्स होगा, ठीक है। एल के बाद एस होगा, फिर अपोस्ट्रोफी एस होगा, तो प्लीज़ एल के बाद एस लगा लीजिएगा, उसके बाद एक अपोस्ट्रोफी एस रहेगा, राइट। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो रॉल्स का मानना था कि जो एक अच्छी सोसाइटी रहती है उसमें बहुत सारे वर्चूज़ रहते हैं, बहुत सारी मोरल क्वालिटीज़ रहती हैं, ठीक है। एक अच्छी सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी मोरल क्वालिटीज़ रहती हैं, और जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ अ गुड सोसाइटी। जस्टिस एक पहली मोरल क्वालिटी है एक अच्छी सोसाइटी की, ठीक है। लेकिन जस्टिस इज़ अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन ऑफ अ गुड सोसाइटी। उनका कहना था, रॉल्स का कहना था कि हाँ, जस्टिस एक ज़रूरी कंडीशन है, एक ज़रूरी क्वालिटी है एक अच्छी सोसाइटी के लिए, लेकिन वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है एक अच्छी सोसाइटी के लिए। लेकिन मतलब कि इसका क्या हुआ कि सिर्फ जस्टिस के बेसिस पर एक सोसाइटी अच्छी नहीं बनती है, उस सोसाइटी में और भी क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है, राइट। जैसे कि बाकी राइटर्स ने क्या कहा, बाकी ऑथर्स ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ जस्टिस के बेसिस पर एक सोसाइटी अच्छी बन जाएगी, सिर्फ जस्टिस होना चाहिए, नहीं। इन्होंने रॉल्स ने क्या कहा है कि सिर्फ जस्टिस के बेसिस पर ही एक सोसाइटी को अच्छा नहीं कह सकते हैं। हाँ, जस्टिस ज़रूरी है, जस्टिस एक अच्छी मोरल क्वालिटी है, लेकिन सिर्फ उसके बेसिस पर एक अच्छी सोसाइटी नहीं बनती है, और भी क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं आगे। इन्होंने कहा है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जस्टिस को सोशल एडवांसमेंट और प्रोग्रेस के बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एक तरीके से सोसाइटी का मोरल डिग्रेडेशन कर रहे हैं। जो लोग ऐसा मान रहे हैं कि जस्टिस को कभी भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, या सोशल एडवांसमेंट और प्रोग्रेस के बीच में जस्टिस को नहीं आना चाहिए, भले ही उस सोशल एडवांसमेंट के लिए हम कितने लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन सोशल एडवांसमेंट और प्रोग्रेस के बीच में जस्टिस को नहीं आना चाहिए, तो वो लोग एक तरीके से सोसाइटी का मोरल डिग्रेडेशन कर रहे हैं, सोसाइटी को मोरली खराब कर रहे हैं ऐसे लोग, राइट। ऐसा मानना था रॉल्स का। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रॉल्स ने प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या बात की है। सो जस्टिस की प्रॉब्लम क्या है, प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है जस्टिस की। जस्टिस की प्रॉब्लम है कि प्राइमरी गुड्स जैसे कि राइट्स, लिबर्टीज, पावर, अपॉर्चुनिटीज, इनकम, वेल्थ, मीन्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सेट्रा जैसी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए जो कि सही हो, राइट। एक तरीके से इन चीज़ों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो इंसान डिजर्व करता है उसे ये चीज़ें मिले, ये कैसे फाइंड आउट किया जाए, इन प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, ये प्रॉब्लम है जस्टिस की, राइट। जस्टिस की प्रॉब्लम यही है कि इन प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, राइट। यहाँ पर ये बात हो रही है सेकेंड पॉइंट में कि जब कुछ जस्टिस के प्रिंसिपल्स को, एक बार बस जस्टिस के प्रिंसिपल्स को जब हम यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी सब मिल के जब जस्टिस के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, तब जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनकी वजह से, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, फ्रॉम देयर एप्लीकेशन, जब हम उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन प्राइमरी गुड्स को, तब वो जस्ट ही होगा, ठीक है, तब उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा। यानी हमें जस्टिस के प्रिंसिपल्स को यूनानिमसली एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, सभी को मिलकर जस्टिस के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना होगा, तब उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे प्राइमरी गुड्स का, जिनकी अभी मैंने बात की, लिबर्टीज, राइट्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अपने आप ही जस्ट होगा, वो अपने आप ही सही होगा, बिकॉज सभी ने उन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया था, राइट। इसीलिए वही चीज़ की बात की जा रही है पॉइंट नंबर 2 में, डिस्ट्रीब्यूशन सही ही माना जाएगा, जस्ट माना जाएगा। सो रॉल्स ने क्रिटिसाइज किया है यूटिलिटेरियनिज्म को, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म एक तरीके से जेरेमी बेंथम का ढूंढा हुआ कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है, उन्होंने इसे ढूंढा था, जिसका एक तरीके से मतलब होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खुशी हमारा गोल होना चाहिए, राइट। ये कहना था यूटिलिटेरियनिज्म का। तो इसकी वजह से क्या होगा, रॉल्स ने कहा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की वजह से क्या होगा, एक तरीके से कुछ इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्डशिप होगी,
कुछ इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी अगर हम यूटिलिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं तो, बिकॉज ये कह रहा है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो भाई कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जिनको तकलीफ होगी उसकी वजह से, तो उसी चीज़ पे क्रिटिसाइज कर रहा है रॉल्स। रॉल्स कह रहा है कि कुछ लोगों को तकलीफ होगी और उस तकलीफ की वजह से कुछ लोगों को खुशी होगी, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का जस्टिस है। इसीलिए क्रिटिसाइज किया उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को। रॉल्स ने एक यूनिक मेथड इवॉल्व किया है, ठीक है, किस चीज़ के लिए एक यूनिक मेथड इवॉल्व किया है, ताकि एक यूनानिमस प्रोसीजर बनाया जा सके जस्टिस के लिए, राइट। मतलब जस्टिस के लिए एक ऐसा प्रोसीजर बनाया जा सके जिस पर सब अग्री करें कि हाँ जस्टिस तक पहुंचने के लिए ये प्रोसीजर बेस्ट है। तो वो प्रोसीजर ढूंढने के लिए उन्होंने एक यूनिक मेथड बनाया है। अब देखते हैं वो क्या है उनका मेथड, राइट। सो एक तरीके से रॉल्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लिया है, ठीक है। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन को फॉलो किया है और रॉल्स ने एक क्या कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन इमेजिन की है, ठीक है, वो एक ओरिजिनल पोजीशन इमेजिन की है और उन्होंने इंडिविजुअल्स को विड्रॉ किया है, उन्होंने इंडिविजुअल्स को निकाल लिया है उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस से। तो फिर से एक बार देखते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि रॉल्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन को फॉलो किया है और उन्होंने अपने मन में एक ओरिजिनल पोजीशन इमेजिन की है। कैसे इमेजिन किया वो ओरिजिनल पोजीशन? बाय विड्रॉइंग द इंडिविजुअल्स। उन्होंने इंडिविजुअल्स को विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है उनके एक तरीके के पर्टिकुलर सोशल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस से, ठीक है। यानी जहाँ पर वो इंडिविजुअल्स करेंटली थे, उनके जो सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन जो करेंटली थी, वहाँ से रॉल्स ने उन्हें विड्रॉ कर लिया, वहाँ से रॉल्स ने उन्हें निकाल लिया कुछ देर के लिए अपने माइंड में। अब देखते हैं वो आगे क्या करते हैं। अब रॉल्स ने उन इंडिविजुअल्स को अपने माइंड में उनकी प्रेजेंट सिचुएशन या इकोनॉमिक एंड सोशल सिचुएशन से विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है। तो अब इन इंडिविजुअल्स को कहाँ रखने वाले हैं रॉल्स? अब इन इंडिविजुअल्स को रॉल्स ने एक वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रख दिया। वेल क्या है? वेल का मतलब होता है VEIL, वेल का मतलब होता है पर्दा, ठीक है, किसी कपड़े से ढक देना। तो इन इंडिविजुअल्स को एक वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी एक इग्नोरेंस के पर्दे के पीछे रख दिया, ठीक है। उन इंडिविजुअल्स को पता नहीं है पर्दे के आगे क्या हो रहा है, क्योंकि वो लोग पर्दे के पीछे हैं, ठीक है। सिंबॉलिकली एक बात हो रही है, ठीक है। तो रॉल्स ने इन इंडिविजुअल्स को उठा के वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रखा हुआ है, ठीक है, एक पर्दे के पीछे रखा हुआ है, इग्नोरेंस के पर्दे के पीछे, ठीक है। यहाँ पे ये इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं? ये इंडिविजुअल्स डेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से बातें कर रहे हैं, किस एज रैशनल एजेंट्स। वो किसी चीज के फैक्ट्स को तोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि किसी सिचुएशन का कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट क्या होगा, राइट, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो वो एक तरीके से बातें कर रहे हैं रैशनल इंडिविजुअल्स की तरह, अपना दिमाग लगा के वो लोग कुछ ना कुछ चीजें कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं एक दूसरे से, बातें कर रहे हैं कुछ चीजों के बारे में, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इंडिविजुअल्स एक वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं, यानी ये इग्नोरेंस का पर्दा है। तो इस हिसाब से इन इंडिविजुअल्स को पता ही नहीं है कि इनकी ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है, इनके इंटरेस्ट क्या है, इनकी स्किल्स क्या है, इनकी एबिलिटीज़ क्या है, ठीक है ना, एज वेल एज द कंडीशंस, और ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है और कॉन्फ्लिक्ट होता है। इन इंडिविजुअल्स को कुछ नहीं पता है, ठीक है, इनको कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल ये अनअवेयर है, ठीक है, ये इग्नोर्ड है, एक तरीके से इग्नोरेंस के पीछे है, ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं पता है चीज़ों के बारे में। सो मैंने कहा ना, ये इंडिविजुअल्स पूरी तरीके से अनअवेयर है, इन्हें कुछ नहीं पता, ये इग्नोर्ड है हर तरीके से। लेकिन इन इंडिविजुअल्स के पास बेसिक नॉलेज है, एलिमेंट्री नॉलेज है, किसकी? इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी की, ठीक है, और इनके पास एक तरीके से सेंस ऑफ जस्टिस भी है, ठीक है, यानी ये एक जजमेंट फॉर्म कर सकते हैं, इन्हें पता है जस्टिस क्या होता है, ठीक है। तो इनके पास क्या है? एलिमेंट्री बेसिक नॉलेज है इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी की, और इनके पास एक सेंस ऑफ जस्टिस है। बट इन इंडिविजुअल्स को ये नहीं पता कि इनकी वांट्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, स्किल्स क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि ये सब पर्दे के बाहर है, ठीक है, ये तो पर्दे के पीछे है। लेकिन जो वांट्स, स्किल्स, सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स, फलाना ढिमकाना, ये सब पर्दे के पहले है ना, पर्दे के बाहर है। तो इन्हें पर्दे के आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा है,
ठीक है, इसीलिए इन्हें सिर्फ बेसिक नॉलेज है इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी की और एक सेंस ऑफ जस्टिस है। सो अब ये इंडिविजुअल्स जो पर्दे के पीछे हैं, ठीक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं, तो इनको भी इधर देखो, सभी को ना ज़रूरत होती है कि अपनी वांट्स को मैक्सिमाइज किया जाए, मेरी ज़रूरतें सबसे ज़्यादा हो, राइट, मुझे सबसे ज़्यादा मिले। तो वही इनका भी हाल है, ये लोग भी चाहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा मिले, राइट। लेकिन ये लोग एनवियस नहीं है, ये लोग जेलस नहीं है, एक तरीके से ये लोग सेल्फ इंटरेस्टेड है। ये लोग ईगो में बात नहीं कर रहे हैं, ये सेल्फ इंटरेस्टेड है, ये खुद के बारे में सोच रहे हैं, राइट। लेकिन दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क, ये लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है रिस्क लेने के लिए? वाई दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क? बिकॉज ये लोग पर्दे के पीछे हैं, इन्हें क्या पता पर्दे के आगे क्या हो रहा है, पर्दे के आगे क्या हो रहा है ना, इन्हें ये थोड़ी पता, ये तो पर्दे के पीछे बैठे हुए, मेरे सामने पर्दा लगा दो आंखों के सामने, मुझे क्या पता इस साइड क्या हो रहा है, राइट। तो इसीलिए दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क, क्योंकि इन्हें डर है ये कुछ खो न दे, है ना, क्योंकि इन्हें आर पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब जब इन्हें पर्दे के आगे क्या है वो दिख ही नहीं रहा है, तो ये लोग दिमाग लगाएंगे, बिकॉज ये लोग रैशनल इंडिविजुअल्स हैं, है ना। तो ये रैशनली नेगोशिएट करेंगे, रैशनली चूज करेंगे लीस्ट डेंजरस पाथ, ठीक है। जब इनसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी गुड्स को कैसे बांटा जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो ये लोग लीस्ट डेंजरस पाथ बोलेंगे। ये लोग बोलेंगे जिस पाथ में सबसे ज़्यादा, सबसे कम खतरा हो, उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मतलब कि इस तरीके से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आए, राइट। ये लोग कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि जिसकी वजह से इनको खुद को नुकसान बाद में झेलना पड़े। इसी वजह से ये लोग लीस्ट डेंजरस पाथ रेकमेंड करेंगे, लीस्ट डेंजरस पाथ बताएंगे गुड्स को एलोकेट करने के लिए। यानी एक ऐसे क्राइटेरिया को बताएंगे कि इस क्राइटेरिया के बेसिस पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए प्राइमरी गुड्स को। बिकॉज इन्होंने अगर कोई खतरनाक क्राइटेरिया बताया गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, राइट, इन्होंने अगर जरा सा भी बाइस्ड होके कुछ भी बोला तो इनके हिस्से से ही चीजें चली जाएंगी, राइट। देखो मुझे नहीं पता है ना पर्दे के पहले क्या हो रहा है, मुझे तो पर्दे के पीछे बैठा दिया गया। अब मुझसे बोला जा रहा है कि पर्दे के आगे जो सामने कुछ गुड्स पड़े हैं, ठीक है, बताओ इन गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं तो वही बोलूंगी ना, भैया जो सबसे लीस्ट डेंजरस पाथ हो वैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, उस क्राइटेरिया से डिस्ट्रीब्यूट करो कि सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आ जाए। नहीं तो बाद में पता चलेगा कि मेरे हिस्से से ही चीजें चली गई, बिकॉज मुझे तो दिख नहीं रहा है आगे क्या हो रहा है, किस तरीके से चीजें हो रही है। वही सेम चीज यहाँ पे लगाई जा रही है। मैं आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। देखो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को एक पर्दे के पीछे बैठा दिया गया, ठीक है। 4 बच्चों को एक पर्दे के पीछे बैठा दिया गया, उन्हें पर्दे के बाहर नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है। पर्दे के पहले, पर्दे के बाहर बहुत सारे चॉकलेट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे चॉकलेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। उन 4 बच्चों को बोला गया कि बताओ इन चॉकलेट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन चॉकलेट्स को कैसे बांटना है तुम चारों के बीच में। बिकॉज अगर तुमने कुछ भी गलत बताया कैसे बांटना है इन चॉकलेट्स को, तो तुम्हारे हिस्से में सबसे कम आएंगे, क्योंकि तुमने गलत बताया, क्योंकि तुमने सही से नहीं सोचा, इसलिए तुम्हारे हिस्से में सबसे कम आएंगे, राइट। क्योंकि तुमने जिस तरीके से बोला था उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब ये जो 4 बच्चे हैं ये बहुत ही दिमागदारी से उन चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो एक ऐसा क्राइटेरिया बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, एक ऐसा बेसिस बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन का कि उनके हिस्से में भी आए और बाकी सबको भी मिल सके, राइट। बिकॉज उन्हें नहीं पता कि चॉकलेट्स कितनी है, चॉकलेट्स 2 हैं कि 1000 है, राइट। उन्हें नहीं पता, उन्हें पता है चॉकलेट्स अगर हमने सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं की तो मेरे हिस्से में नहीं आने वाली है। इसीलिए अब वो दिमाग से एक डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया बताएंगे कि सुनो चॉकलेट्स को ना आधा आधा करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसकी वजह से सबके हिस्से में चॉकलेट्स आ जाएंगे। तो वो बेसिकली खुद के बारे में सोच के ये चीज़ बोल रहे हैं। बिकॉज ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत जेलस हैं एक दूसरे से, बिकॉज वो लोग सेल्फ इंटरेस्टेड है, वो खुद के बारे में सोच रहे हैं, राइट। इस वजह से वो लोग ऐसा बोलेंगे, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली नहीं पता कि बाहर कितनी ज़्यादा चॉकलेट्स पड़ी हैं। इसलिए बहुत दिमागदारी से वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया बताएंगे। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। जो ये इंडिविजुअल्स हैं ये लोग एक तरीके से वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं, एक इग्नोरेंस के पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। इन्हें नहीं पता कि किसकी कितनी वांट्स हैं, सोसाइटी में कितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, किसकी क्या एबिलिटीज़ है। इसीलिए इनसे पूछा गया कि प्राइमरी गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम बताओ।
तो अब इंडिविजुअल्स को एक तरीके से डर रहेगा कि यार अगर हमने सही से नहीं बताया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है गुड्स को तो मेरे हिस्से में तो चीज़ें आएंगी ही नहीं। इसीलिए ये इंडिविजुअल्स दिमागदारी से रैशनली सोच कर एक ऐसा क्राइटेरिया बताएंगे प्राइमरी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का जिसकी वजह से इनके हिस्से में भी चीज़ें आए। समझ गए? ये इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्टेड है, जेलस नहीं है, इगोइस्ट नहीं है। और इसकी वजह से क्या होगा? ग्रेटेस्ट बेनिफिट होगा लीस्ट एडवांटेज्ड का। ठीक है, ग्रेटेस्ट बेनिफिट होगा यानी उन लोगों का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा जिनके पास सबसे कम एडवांटेज है। जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा इस वजह से, राइट? बिकॉज हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो कमज़ोर सेक्शंस हैं उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता है, उन इंडिविजुअल्स जो पर्दे के पीछे उन्हें नहीं पता है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ये सब, राइट? टफ है चीज़ें, मुझे समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें आपको टफ लग रही है, लेकिन कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो मुझसे। मैंने पूरा बेस्ट ट्राई किया है इस थ्योरी को आपको समझाने के लिए, मैंने अपना बेस्ट, अपनी जान झोंक दी है इस चीज़ को समझाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो 2-3 बार पहले सुनना चीज़ों को, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम रॉल्स की थ्योरी के प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब जो हमने वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्कस की थी कि कैसे इंडिविजुअल्स एक क्राइटेरिया एलोकेट कर रहे हैं, राइट, वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे बैठकर, तो अब इस सिचुएशन में, इस हाइपोथेटिकल, इस इमेजिनरी सिचुएशन में 3 प्रिंसिपल्स जस्टिस के एक्सेप्ट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्स। कौन से हैं वो 3 प्रिंसिपल्स जस्टिस के, वो देख लेते हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, जिसका मतलब होता है किसी की भी लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजियस लिबर्टी एटसेट्रा, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाएगी किसी और के बेनिफिट के लिए। मतलब किसी और की लिबर्टी को का हम फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं अपनी लिबर्टी के लिए, राइट? किसी और के बेनिफिट के लिए इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी को हार्म नहीं करेगा। ये मतलब है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी का। फिर प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है अक्वायरिंग ऑफिसेज एंड पोजीशंस, है ना? मतलब कि जो ऑफिसेज हैं और वो पोजीशंस हैं वो अच्छे से इक्वालिटी के ही थ्रू, फेयर इक्वालिटी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है जब हम ऑफिसेज और पोजीशंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस प्रिंसिपल को। ठीक है, डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जब भी हम एक तरीके से प्राइमरी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हट रहे हैं, किसी चीज़ से हट रहे हैं, ठीक है, जब भी हम प्राइमरी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी तरीके की इनइक्वालिटी ला रहे हैं, ठीक है, मतलब कि प्राइमरी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी आ रही है तो हमें उसे जस्टिफाई करना होगा, हमें रीज़न देना होगा कि हमने वो इनइक्वालिटी क्यों लाई। ठीक है, और वो रीज़न बेस्ड होना चाहिए इस वजह से कि जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिलेगा लीस्ट एडवांटेज्ड को। समझ रहे हो? मतलब अगर हम इनइक्वालिटी ला रहे हैं प्राइमरी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में तो उस इनइक्वालिटी से लीस्ट एडवांटेज्ड सेक्शंस यानी अंडर प्रिविलेज्ड वीक सेक्शंस को ही फ़ायदा होना चाहिए सबसे ज़्यादा, राइट? ठीक है, किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी प्राइमरी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम लाते हैं तो उस इनइक्वालिटी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा वीक सेक्शंस, लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस को ही होना चाहिए, राइट? तो यही 3 प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के जो कि रॉल्स ने बताए हैं, जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, कौन सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन? वही जहाँ पे इंडिविजुअल्स वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे थे। किसी भी तरीके का हम स्पेशल रिवॉर्ड दे रहे हैं किसी इंडिविजुअल को उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के लिए या उसके एफर्ट के लिए, तो वो तभी सही है, वो तभी जस्ट है जब उसका फ़ायदा लीस्ट प्रिविलेज्ड सेक्शंस को सबसे ज़्यादा हो। यानी यहाँ तक कि किसी को रिवॉर्ड देना तक अलाउड नहीं था रॉल्स की नज़र में, है ना? रॉल्स कह रहे थे किसी को भी स्पेशल रिवॉर्ड देना उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के लिए, उसके एफर्ट के लिए तभी सही माना जाएगा जब उसका फ़ायदा, जब उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस को होगा। सो ये जो रूल है एलोकेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, मतलब सभी को उसकी एबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चीज़, उसकी एबिलिटी के हिसाब से देना चीज़। ये रूल तभी काम आएगा, ये रूल तभी सफल हो पाएगा जब एक तरीके से कुछ इंडिविजुअल्स की जो हायर एफिशिएंसी है, जो कुछ इंडिविजुअल्स की हायर एबिलिटीज़ हैं, वो एक तरीके से लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस की कंडीशन को इम्प्रूव करने में मदद कर सके। एमिलियरेटिंग, ठीक है, एमिलियरेटिंग का मतलब होता है इम्प्रूविंग या टू मेक बेटर। ठीक है,
तो रॉल्स का मानना है कि अगर हम ये वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कौन सा प्रिंसिपल, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, यानी सभी को सभी की क्षमताओं के हिसाब से ही मिलेगा जो मिलना है, ठीक है। अगर हम ये वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिन कुछ इंडिविजुअल्स की हायर एफिशिएंसी, ठीक है, जिनको रिवॉर्ड मिलेगा, जिनको सब कुछ मिलेगा, उन इंडिविजुअल्स की हायर एफिशिएंसी का फ़ायदा कुछ जो लीस्ट प्रिविलेज सेक्शंस हैं, जो कमज़ोर सेक्शंस हैं, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करना चाहिए, राइट। यानी कुछ इंडिविजुअल्स की हायर एफिशिएंसी एक तरीके से काम आनी चाहिए लीस्ट प्रिविलेज सेक्शंस की कंडीशन इम्प्रूव करने में, तभी ये वाला जो फंक्शन है या ये वाला जो बेसिस है डिस्ट्रीब्यूशन का, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, ये काम आ पाएगा। यहाँ पर रॉल्स ने चेन कनेक्शन को इंट्रोड्यूस किया, चेन कनेक्शन के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया है। इन्होंने कहा है कि जो चेन का वीकेस्ट पार्ट है, ठीक है, अगर किसी चेन को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो जो उस चेन का सबसे कमज़ोर पार्ट है, ठीक है, जो सबसे कमज़ोर कड़ी है उस चेन की, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, तब जाके वो पूरी चेन स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। और इसी तरीके से चेन में हमें कमज़ोर कड़ियों को स्ट्रॉन्ग करते जाना है, ठीक है, इस प्रोसेस को रिपीट करना है, तो पूरी चेन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब हम क्रिटिसिज्म्स डिस्कस करेंगे रॉल्स की थ्योरी के। सो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट ने रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। कलेक्टिविस्ट्स ने कहा है कि रॉल्स ने एक तरीके से कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट किया है। कैपिटलिस्ट सिस्टम को कैसे सपोर्ट किया? बिकॉज रॉल्स ने एक तरीके से ये कहा है कि अगर रिच के पास ज़्यादा पैसा होगा, उसके पास फ्रीडम होगी पैसा रखने की या वेल्थ को अक्यूमुलेट करने की, तो पुअर भी बेनिफिट होंगे, ऑटोमेटिकली उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा, राइट, जो चीज़ गलत है। रॉल्स के अकॉर्डिंग अगर हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को फॉलो करें तो फ़ायदा होगा, राइट, लेकिन यहाँ पे इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया, कहा गया कि अगर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को फॉलो किया जाए अच्छे से, तब भी जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, वो रिड्यूस नहीं हो सकता है। कुछ क्रिटिक्स ने कहा है कि हमें डिसएडवांटेज सेक्शंस पता कैसे चलेंगे कौन से हैं, राइट, किस बेसिस पे हमें पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन डिसएडवांटेज्ड है, उसके पास सबसे कम है ना। इफ़ इनकम एंड वेल्थ आर treated the sole criteria for identifying such sections, अगर हमें डिसएडवांटेज सेक्शंस ढूंढने हैं तो रॉल्स के अकॉर्डिंग हमें इनकम और वेल्थ का क्राइटेरिया का सहारा लेना चाहिए, मतलब जिसके पास सबसे कम इनकम और वेल्थ है वो डिसएडवांटेज सेक्शंस है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी किसी के मन में इमोशनल इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है, फिजिकल इनसिक्योरिटी होती है, तो वो लोग भी तो आखिर डिसएडवांटेज सेक्शंस में ही आएंगे ना, वो लोग भी तो आखिर किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों का क्या है ना। उसी चीज़ को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है कि सिर्फ वेल्थ और इनकम के बेसिस पर कोई डिसएडवांटेज्ड है, ये ज़रूरी नहीं है, कोई कोई इमोशनली मेंटली भी डिसएडवांटेज्ड हो सकता है, जिसकी बात रॉल्स ने नहीं की है। सो रॉल्स ने क्या किया है, मार्क्सिस्ट्स ने क्या कहा है, मार्क्सिस्ट ने कहा है कि रॉल्स ने एक तरीके से हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाई है वेल ऑफ इग्नोरेंस की, जहाँ पर लोग वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे बैठकर डेलिब्रेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, राइट, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जिन्हें पता ही नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं है सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, क्योंकि वो लोग वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं। तो मार्क्सिस्ट ने कहा है कि किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट, किसी भी तरीके का डेलिब्रेशन, किसी भी तरीके का डिस्कशन मीनिंगलेस होगा जब आपको पता ही नहीं है सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, ठीक है। बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत ही सही पॉइंट है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है सोसाइटी की, तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगी, किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगी, राइट। किसी भी चीज़ के को डिस्कस करने से पहले हमें उस चीज़ की प्रेजेंट कंडीशन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिबर्टेरियंस ने एक तरीके से कहा है कि रॉल्स ने लिबर्टी को सेक्रीफाइस कर दिया है इक्वालिटी के चक्कर में, ठीक है, रॉल्स ने लिबर्टी को सेक्रीफाइस कर दिया है इक्वालिटी के चक्कर में। क्यों, कैसे, अभी बताते हैं। जैसे कि जो लोग बहुत मेरिटोरियस हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, एक तरीके से वो लोग खुद को क्यों सेक्रीफाइस करें डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए, वो लोग खुद का क्यों नुकसान करेंगे डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए, वो अपनी लिबर्टी क्यों गिव अप कर दे डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए, ये यहाँ पर लिबर्टेरियंस का क्वेश्चन है रॉल्स से। क्योंकि रॉल्स ने कहा ना कि किसी को भी हम रिवॉर्ड तभी देंगे जब उनकी स्पेशल एबिलिटीज डिसएडवांटेज सेक्शंस के काम आए, तो ये चीज़ तो गलत है एक तरीके से, राइट। हम एक तरीके से उन लोगों की लिबर्टी छीन रहे हैं जो लोग हार्ड वर्किंग हैं उन डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए, इसी चीज़ को पॉइंट किया है लिबर्टेरियंस ने। सो जो रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो एक तरीके से कन्वर्जेंस, एक तरीके से यूनियन है,
ठीक है, एक तरीके से मिक्सचर है किस किस का, लिबर्टेरियनिज्म का, इगलिटेरियनिज्म का और कम्युनिटेरियनिज्म का, इन तीन चीजों का मिक्सचर है। कैसे देखते हैं। रॉल्स एक लिबर्टेरियन है। क्यों एक लिबर्टेरियन है? बिकॉज जब वो बात करते हैं मेन की नेगोशिएटिंग इन द ओरिजिनल पोजीशन, जब उन्होंने बताया कि वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे वो लोग एक तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं, एक तरीके से बात कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ठीक है, तो एक तरीके से वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं, राइट। वो लोग चाह रहे हैं कि हमें अच्छे से हर चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अदरवाइज हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा, है ना। वो एक तरीके से अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए रॉल्स एक तरीके के लिबर्टेरियन हैं। जब भी वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे इंडिविजुअल्स डिस्कस कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, उन्हें कुछ भी नहीं पता है सोसाइटी के बारे में, तो वो इंडिविजुअल्स चाह रहे हैं कि हाँ हमें भी सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, वो लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है रॉल्स की, ये एक तरीके से लिबर्टेरियन अप्रोच है। रॉल्स एक तरीके से इगलिटेरियन है, बिकॉज उन्होंने इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल मांगा है, ठीक है, उन्होंने सभी के लिए इक्वल लिबर्टी की डिमांड रखी है, राइट। उन्होंने कहा सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज तभी अलाउ की जाएंगी, कुछ भी किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी तभी अलाउ की जाएगी जब उस इनइक्वालिटी का फायदा, सबसे ज्यादा फायदा डिप्राइव्ड सेक्शंस, लीस्ट प्रिविलेज सेक्शंस को हो। जब उस इनइक्वालिटी का फायदा सभी को मिले, प्लस वो इनइक्वालिटी की वजह से फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले सभी को, ठीक है, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए उस इनइक्वालिटी की वजह से, तभी वो इनइक्वालिटी हम अलाउ कर सकते हैं। जो एक तरीके से मेरिटोरियस लोग हैं, जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो क्यों सफ़र करेंगे आखिर लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस के लिए, राइट। जो लोग लीस्ट एडवांटेज्ड है, जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड है, उनकी वजह से जो लोग स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, उनको क्यों सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पर बात आती है चेन कनेक्शन की, राइट। चेन कनेक्शन एक तरीके से सभी इंडिविजुअल्स के बीच में ऑपरेट करता है। जो लोग ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जो लोग ज़्यादा मेरिटोरियस हैं, वो लोग तभी एक तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, तभी एक तरीके से अपनी मेरिट का फ़ायदा उठा पाएंगे जब लोग दूसरे जो हैं लीस्ट मेरिटोरियस होंगे। मतलब इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो टॉपर है उसकी वैल्यू तभी होगी जब कोई फेलियर होगा। अगर कोई फेलियर है ही नहीं तो टॉपर की क्या वैल्यू, टॉपर की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। अगर फेलियर नहीं है कोई भी क्लास में तो टॉपर की कोई भी वैल्यू हो ही नहीं सकती। टॉपर की वैल्यू तभी है जब कोई दूसरा बच्चा फेल हो रहा है, राइट। जब दूसरे बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं तभी तो टॉपर की वैल्यू है ना, वरना क्या वैल्यू है टॉपर की, राइट। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हार्ड वर्किंग और स्मार्ट लोगों की तभी वैल्यू है जब वो लोग उनके साथ रहें जिनकी कम वैल्यू है, राइट। जो लोग कम हार्ड वर्किंग है, जब वो लोग उनके साथ रहेंगे, जब हार्ड वर्किंग लोग कम हार्ड वर्किंग लोगों के साथ रहेंगे तभी तो उनके हार्ड वर्क की वैल्यू होगी, अदरवाइज उनके हार्डवर्क की क्या वैल्यू होगी, राइट। सो एक सोसाइटी को तभी स्ट्रेंथ मिल सकती है, एक सोसाइटी को तभी ताकत मिल सकती है जब उसके वीक पार्ट्स जो हैं, जो सोसाइटी के वीक पार्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग किए जाएं। ये बिल्कुल उसी तरीके के, सोसाइटी को एक चेन समझ लो, ठीक है। तो जो उस चेन के वीक पार्ट्स हैं, जब अब उन्हें स्ट्रॉन्ग कर देंगे तभी पूरी चेन स्ट्रॉन्ग हो पाएगी, तभी पूरी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। तो जब वो चेन कनेक्शन की बात करते हैं तब वो एक तरीके से कम्युनिटेरियन बन जाते हैं। रॉल्स एक तरीके से कम्युनिटेरियन की तरह बात करते हैं जब वो अपने आइडिया ऑफ चेन कनेक्शन को हमारे सामने रखते हैं। अब हम देख लेते हैं मॉडर्न व्यू क्या है जस्टिस का। सो जो ट्रेडिशनल व्यू था जस्टिस का वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव था, राइट। जो ट्रेडिशनल व्यू था वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव था जस्टिस का, जो मॉडर्न व्यू है जस्टिस का वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। सो जो ट्रेडिशनल व्यू था जस्टिस का एक तरीके से बोलता था जैसा भी सोशल ऑर्डर है, जैसा भी सोसाइटी चल रही है वैसे ही चलने दो और तुम्हें उसी को फॉलो करना है। लेकिन जो मॉडर्न व्यू है जस्टिस का वो एक तरीके से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है, सोसाइटी में चेंज लाने की बात करता है ताकि कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ को फॉलो किया जा सके। तो एक तरीके से ट्रेडिशनल व्यू की वजह से आज हम मॉडर्न आइडिया की बात कर पा रहे हैं, राइट। अगर ट्रेडिशनल व्यू नहीं होता तो हम आज मॉडर्न आइडिया को डिस्कस नहीं कर रहे होते। और ये मॉडर्न आइडिया क्या है? सोशल जस्टिस, ठीक है। एक तरीके से मॉडर्न आइडिया में हम मॉडर्न व्यू जो है जस्टिस का वो एक तरीके से सोशल जस्टिस की बात करता है। सोशल जस्टिस की वजह से एक तरीके से सोशल चेंज आ पाता है सोसाइटी में। जब लोगों को ये लगता है कि नहीं सोसाइटी में कुछ गड़बड़ चल रही है, सोसाइटी में किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, जो सोशल ऑर्डर है, जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तब लोग डिमांड करते हैं चेंज की,
चेंज इन सोशल पॉलिसी। वो चाहता है कि जो सोशल पॉलिसी उसमें चेंज आना चाहिए ताकि बेनिफिट्स और बर्डन्स का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, अच्छे से बेनिफिट्स मिल सके यानी अच्छे से राइट्स डिस्ट्रीब्यूट हो सके और अच्छे से ड्यूटीज भी सबको डिस्ट्रीब्यूट हो सके, राइट। जब लिबर्टी और इक्वालिटी बात करते हैं कि सोसाइटी में चेंज आना चाहिए तो वो एक तरीके से सोशल जस्टिस की ही बात कर रहे हैं, राइट। जब हम लिबर्टी और इक्वालिटी के आइडियाज़ की हेल्प लेते हैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए तो एक तरीके से हम सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की ही बात कर रहे हैं ताकि एक सोसाइटी में हम ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, सोशल कंडीशंस को बदल सके, है ना, ताकि सोसाइटी से इनजस्टिस हट सके। तो यहाँ पे एक तरीके से 5th पॉइंट में मैंने एक तरीके से मीनिंग दे दिया सोशल जस्टिस का। सोशल जस्टिस इज द वॉइस ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड द अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है। जो ऑप्रेस्ड लोग हैं सोसाइटी में, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनकी आवाज़ है एक तरीके से सोशल जस्टिस, ठीक है। क्योंकि सोशल जस्टिस हेल्प करता है ऑप्रेसिव और एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट लड़ने में, ठीक है। जो ऑप्रेसिव चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में, जो एक्सप्लॉइट कर रही हैं लोगों को, उन एक्टिविटीज़, उन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जाने में हमारी हेल्प करता है सोशल जस्टिस। तो 5th पॉइंट में मीनिंग दिया हुआ है सोशल जस्टिस का। सोशल जस्टिस का मेन काम क्या है, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम एक तरीके से ये है कि उसे डिसाइड करना है कि एक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके एडवांटेजेस का सोसाइटी में। मतलब जो भी एडवांटेजेस अवेलेबल है सोसाइटी में उनका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये प्रॉब्लम है सोशल जस्टिस की। उसे अच्छे से एप्रोप्रिएट एलोकेशन के थ्रू, ठीक है, एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, एक सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सूटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना है चीज़ों को सोसाइटी में। जो भी एडवांटेजेस, जो भी बेनिफिट्स अवेलेबल है सोसाइटी में, उन्हें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना, यही एक तरीके से एडवांटेज है, यही एक तरीके से प्रॉब्लम है सोशल जस्टिस की, राइट। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी देर से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ चीज़ें, ठीक है। तो सोशल जस्टिस का मेन काम क्या है कि उससे सोसाइटी में जो बेनिफिट्स, जो एडवांटेजेस अवेलेबल हैं, उन्हें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि वो सभी को मिल सके। सो गाइस, फाइनली हमने जस्टिस का टॉपिक एंड कर लिया। इसके बाद कुछ भी नहीं है जस्टिस में बताने के लायक। जो भी जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सब कुछ आपको कवर करके दे दिया है इन 2 वीडियोस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।